अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल स्पॉटलाइट है एहतिसाब पर, तो आइए बात करते हैं कि एहतिसाब का मेयार क्या होना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हमने उन सियासतदानों को दावत दी है जिन्होंने एहतिसाब की बात भी पार्लियामेंट के अंदर की और इसके ऊपर कानून साजी भी की। नाजरीन, अगर एहतिसाब अच्छा हो तो फिर इसका बराह रास्त असर जो है वो मईशत के ऊपर भी पड़ता है और मईशत बेहतर होती है, मगर अगर बुरा हो तो फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होता है और मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो इसीलिए हमने दावत दी है आज सेनेटर मोहसिन अजीज साहब को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो 2015 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। वो सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा वो सेनेट की कमेटी निजकारी, फाइनेंस, रेवेन्यू और इनकम ऑफिसर के भी मेंबर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इधर इस्लामाबाद के अंदर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो 2015 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। सेनेट की कमेटी लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा वो सेनेट की कमेटी दाखिला, खारजा, दिफा और लॉ रिफॉर्म्स के मेंबर हैं। फिर हमारे साथ हैं फॉर्मर सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं और आप 2012 से 2018 तक सेनेट के मेंबर रह चुके हैं। इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफी पुरानी है। बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ काफी पुरानी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक और दिफा के मेंबर रह चुके हैं। वो पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी एहतिसाब लॉ के भी मेंबर रह चुके हैं। जीरक सियासतदानों में से हैं और उन सियासतदानों में से हैं जिन्होंने हमेशा एक गरीबों की बात की और कमजोरों की बात की और उनके हक की हमेशा बात की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इससे पहले कि मैं आप तीनों से बात करूं, मैं एक छोटी सी साउंड बाइट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सुनाना चाहती हूं जो उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे कही। आइए देखते हैं। Where trials are free and fair and not reduced to witch hunts, we must have a system that focuses on prosecution, not persecution. बाबर साहब, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे जो म्यार है ट्रायल का उसको देखा जाए, ना कि लोगों को आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें। 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही और अब जब एहतिसाब की बारी आई तो सब ने कहा कि एहतिसाब नहीं हो रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ठीक करनी थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने कमिट किया था, उसके अंदर ये भी था कि नैब को आप ख़त्म कर देंगे, मगर वो हो ना सका। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जो ओवरसाइट के लिए है, जजेस की तकर्री के लिए, वो भी एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है। तो क्या मसाइल आए आपको विद इन द पार्लियामेंट जिसकी वजह से आप इन तमाम चीज़ों को ठीक ना कर पाए? शुक्रिया मुनीज़े, बड़ी मेहरबानी फॉर द वेरी वार्म इंट्रोडक्शन। और आपने दुरुस्त कहा, एहतिसाब जो है इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, किसी को एहतिसाब से इनकार नहीं है। लेकिन अब तक पाकिस्तान में एहतिसाब जो है ये सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और इट वाज विच हंटिंग, जो अभी बिलावल साहब ने भी कहा। मैं समझता हूँ कि जब तक एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड न हो, जिसमें सरकारी मुलाजिम, जिसमें सियासतदान, वज़रा, मेंबरान पार्लिमान, फ़ौज, जर्नैल और जज सारे शामिल न हों, वो एहतिसाब नहीं होगा। जब पिछले दौर में जब मैं सेनेट में था तो पहली बार एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट के मेंबरान थे और मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है जावेद अब्बासी साहब, ये भी उसके सरगर्म रुकन थे। और उस वक़्त सेनेट के चेयरमैन ने ख़त भी लिखा उस पार्लियामेंट्री कमेटी को कि देखो, अब तुम्हारे पास मौका है, इस कानून को बदल दो, कानून को ठीक कर दो। चुनांचे हम बड़े अर्नेस्ट तरीके के साथ बैठे। बदकिस्मती ये हुई, सबका इत्तेफाक था कि अक्रॉस द बोर्ड होगा और फार्मूला ये तय पा रहा था कि हर वो शख्स, खा वो मुलाजिम हो, खा वो पार्लियामेंटेरियन हो, खा वो जज हो, खा वो जर्नैल हो, जो भी सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेता है उसका एहतिसाब एक ही कानून के तहत होगा। हम सब मुत्तफिक थे। और फिर यकदम मुझे इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सबसे पहले मोहसिन अजीज साहब बैठे तशरीफ़ फरमा है, उनकी पार्टी पीछे हट गई, जावेद अब्बासी साहब की पार्टी पीछे हट गई, खुद मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो खुद मेरी पार्टी भी पीछे हट गई। नतीजा उसका ये हुआ
कि मैं तो पार्लिमानी पार्टी से अलहदा हुआ, लेकिन एक तारीख़ी मौका पार्लिमान को मिला था, वो तारीख़ी मौका पार्लिमान ने ज़ाया किया। और अब उससे सबक लेकर ये वक्त है कि पार्लिमान आज भी ये कर सकती है, क्योंकि जो डिस्कशन उस कमेटी में हुई है उसमें वजूहात दी गई हैं कि क्यों, अगर वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी होगी और तमाम तबकात शामिल नहीं होंगे तो वो क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा PTI से कि शुरू में आप इसके हामी थे, इस मौक़िफ़ के, PMLN भी हामी थी, अच्छा। मेरी पार्टी भी हामी थी, सब पीछे हट गए। कौन है वो लोग जिन्होंने पीछे से इन तमाम सियासी जमातों को खींचा? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन यकीनन कोई ऐसी कुव्वतें ज़रूर होंगी जो इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान पर और सियासी जमातों पर ये दबाव डालने में कामयाब। मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है, मुझे इस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बट लेट मी एडमिट दैट, लेट एवरीवन एडमिट, एंड अनलेस आप इसको एडमिट करें आपको आगे का रास्ता तारीख मिलेगा। जावेद अब्बासी साहब, जिस तरह के फॉर्मर सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि मैं ये एडमिट करता हूँ कि कुछ ऐसी कुव्वतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि एहतसाब जो हो वो अक्रॉस द बोर्ड हो, पब्लिक सर्वेंट्स का भी हो। उनकी पार्टी को भी रोक दिया गया, आपकी पार्टी को भी रोक दिया गया। आप बताना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं? मैं बाबर साहब के एक लफ्ज़ से इत्फाक करता हूँ। ये बिल्कुल तारीखी पर्सपेक्टिव वही है जो बाबर साहब ने बयान किया है। ये बहुत मुश्किल से ये कमेटी भी बनवाई गई थी, ये आसान काम उस वक्त भी नहीं था। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से में ये मामला हमने बार बार उठाया, चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर नेशनल असम्बली को लेटर लिखा और फिर एक दोनों जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसने ये काम शुरू किया था। इस पर मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हो गई थी और हर चीज़ हमने इसको डिस्कस करके इस मामले को एक बहुत ही अच्छा लॉ बनाने जा रहे थे। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि ये परवेज़ मुशर्रफ का ज़माने का लाया हुआ लॉ है जिसने अभी तक किसी असम्बली का मुंह नहीं देखा और सारी सियासी जमातें इसमें शामिल थी, छोटी सियासी जमातें और बड़ी सियासी जमातें इसमें शामिल थी। ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। मैं किसी और को इल्ज़ाम नहीं देता, मैं नहीं समझता कि कोई कुव्वत है। मैं इल्ज़ाम इन सारी सियासी जमातों को देता हूँ जिसमें मैं अपनी जमात को भी शामिल करता हूँ कि हमें पार्लियामान में बैठकर डरना नहीं चाहिए कि कोई खफा होगा कि कोई राज़ी होगा। हमें पार्लियामान में ये नहीं डरना चाहिए कि किसके लिए हम कर रहे हैं। ये काम हमारा था। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जी, मेरे किसी ने मुझे नहीं खींचा। बाबर साहब थे, मैं इनके गवाह है कि मैंने खुद भी अपना डिसेंटिंग नोट लिखा था। मैंने कहा कि हम इस बात पे एग्री हैं और इस पे कुछ लोग और भी हमारे साथी एग्री थे। बदकिस्मती ज़रूर हुई है कि सबसे पहले मोहसिन अजीज़ साहब की जमात आई है, उन्होंने कहा जी हम तो वो पुराना लॉ जो आज नाफिज है, इन्होंने कहा हम उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और आजम स्वाति साहब मेंबर थे, उनकी मेंबरशिप उन्होंने वापस ले ली है। उसके बाद उन्होंने डाला है उनको शेरी मजारी साहबा को डाला था और उसके साथ बाबर साहब किसको डाला था? बस सिर्फ शेर मजारी थी, वो थे अपना आजम स्वाति साहब थे और शाहमूद कुरैशी साहब को निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि हम इस नए लॉ को मानते ही नहीं है, जो आज लॉ है उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। हमारी सियासी जमातें जो बाकी दो बड़ी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने बहुत काम आगे किया, लेकिन एक वक्त आया कि ये दोनों जमातें भी जो है ये अपनी बात पे खड़ी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि अगर ये हम दोनों भी खड़े हो जाती, ये बड़ी दो जमातें भी खड़ी हो जाती, तो शायद उस वक्त ऐसी पोजीशन थी कि हम इस लॉ में अमेंडमेंट ला सकते थे। हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी ना लाए। हम कहते थे कि यार शरीफ आदमी की पगड़ी यहाँ ना उछाली जाए। जिस आदमी ने यहाँ करप्शन किया है, जिस आदमी ने यहाँ मुल्क को लूटा है, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने उसके लिए एक वाज़ह तरीक़ाकार अख्तियार कर लिया था कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इंक्वायरी करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, अदालत फैसला करे कि ये रेफरेंस फाइल होने के काबिल है या नहीं है, और फिर अक्यूज को पूरा मौका दे। अगर अदालत अरेस्ट करती है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नैब चूंकि बगैर किसी वजह से किसी को उठा लेती है, उसकी मशहूरी करती है और बाद में पता चलता है कि जनाब इसके खिलाफ केस ही नहीं था। फिर हमने कहा कि बेल हैज ए राइट जरूर होना चाहिए, कि बेल का होना चाहिए। और सबसे बड़ा काम हम ये करने जा रहे थे कि हमने कहा कि चेयरमैन नैब के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कमीशन बनाए, जो इलेक्शन कमीशन है वो बैठकर फैसले करें ताकि लोगों का इस अदारे के ऊपर इत्मीनान हो। सारी जमातों को इसलिए शामिल करते थे कि अगर सारी सियासी जमातें उसमें शामिल होकर ये काम करती तो एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बन जाता, किसी को कल इतराज ना हो जाता, और हम ये बात कहने में आज कामयाब हो जाते कि जो अदारा जो है हमने इंसाफ के लिए बनाया है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो अपनी सही इंक्वायरी करेगा, उन लोगों के खिलाफ करेगा जो वाकई जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं।
और सेनेटर अब्बासी साहब, ये बताना जरूरी होगा अपने व्यूअर्स को कि जो नैब का लॉ है ये पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद मुल्क है जहां पे इस नौयत का नैब का लॉ है, और इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास शायद नाकाफी भी हो तो तब भी आप किसी ना किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी शोर उठता है, मचता है कि जी आपने गलत अरेस्ट किया है। तो मोहसिन अजीज साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह के फरतुल्लाह बाबर साहब ने, जावेद अब्बासी साहब ने बताया कि हम तो चाहते थे अक्रॉस द बोर्ड हो, पब्लिक सर्वेंट्स की भी अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, मगर यकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो मान गई, मगर यकदम उन्होंने आके कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पुराने ही लॉ के ऊपर मुतमईन हैं जो मुशर्रफ साहब का लॉ था। तो क्या वजह हुई कि आपने कहा कि नहीं जी हमें उस पुराने लॉ पे जाना है, नए बेहतर लॉ की तरफ नहीं जाना? शुक्रिया जी। बात ऐसी है जी, देखिए कि हम ये इस पे यकीन रखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये विच हंट जो है ये सिलसिला ना हमने किया है और ना ये चाहते हैं कि ये हो। देखिए इस मुल्क को, ये तो हम सबको मालूम है कि इस मुल्क को जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया, जिस बेदर्दी से लूटा गया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जो भी वो आदमी है, चाहे वो जज है, चाहे वो कोई और इदारा है, इसको बेदर्दी से लूटा गया है पिछले कई सालों से। और टाइम आ चुका है कि ये इसका सिलसिला ये ख़त्म होना चाहिए और साथ ही साथ जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो इदारा भी है, जो शख्स भी है, उसका होना चाहिए। अब बात ठहरी पिछले दौर की, एक तो मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ कि उसमें क्या क्या किस हद तक ये पहुँच गए थे, क्योंकि ये बिल फाइनली हमारे पास हाउस में नहीं आया था, ये कमेटी के पास था और कमेटी में ये डिस्कस हो रहा था। लेकिन बात ये कि देखिए हम उस वक़्त माइनॉरिटी में थे, सेनेट था, तो सेनेट में हमारे 7 मेंबर थे, 8 मेंबर थे हम लोग, और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली में भी हमारी वो कम थी। तो मेजर 2 पार्टीज थी जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो थी वो रूलिंग पार्टी थी और मेन ऑपोजिशन। वो आप सही कह रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पहली दफा ये इशारा आया आपकी पार्टी की तरफ से कि जी हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी एहतसाब नहीं करना, हम पुराने लॉ के जो मुशर्रफ साहब का नैब का लॉ है उसी पे जाएंगे। पहल आपकी तरफ से बेसिकली जो थी, नहीं पहल हमारी तरफ से नहीं हुआ, पहल जो है कमेटी की तरफ से हुआ। अब जो भी है उसमें देखिए पहल, हम ये भी जो है मेरा ख्याल है जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं वो ये नहीं कह रहे कि पहल हमारी तरफ से हो, ये उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज जो है इसके जिम्मेदार हैं, कि तमाम पार्टीज पहल जिसने किया, देखिए अगर हमने पहल किया हुए तो हमारा तो उस कमेटी में जो कि 12 या 13 मेंबर्स होंगे उसमें एक मेंबर था, दे कुड ऑलवेज ओवर रूल अस कि जी हमें वो एक हम डिसेंटिंग नोट दे देते और 11 मेंबर जो है वोट कर देते इसमें, वो तो पास हो जाता। बल्कि अगर 7 मेंबर्स भी होते जो कि बेसिकली इनकी पार्टी से होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है उनकी मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं कमेटी में वगैरह वगैरह, तो ये अब इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि इसमें हमने पहल की या उन्होंने किया। लेकिन देखिए ये रूलिंग पार्टी थी और एक ऑपोजिशन थी, ज्यादा जो था वो जो बोझ है वो इन पे आता है। हाँ वो इनके ऊपर आज हम जो है रूलिंग पार्टी है, बिल्कुल आज हम रूलिंग पार्टी हैं और हम इनको दावत देते हैं, हमने पहले भी कहा है और दोबारा ये रिट्रीट करते हैं कि आए दोबारा इसको खोलते हैं और इसको ऐसे बात करते हैं, ऐसी तरह से लेके जाते हैं कि विच हंट की तरफ ये सिलसिला ना जाए। इस लॉज में जरूर अमेंडमेंट की जरूरत है कि अगर आपकी रेफरेंस है और रेफरेंस के बाद आपको एकदम जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, उसमें लेकुनस हैं, दोज लेकुनस हैव टू बी फुलफिल्ड। लेकिन देखिए मुशर्रफ के गए हुए कितनी मुद्दत गुजर गई, उसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी गुजर गया 5 साल का, इनका भी 5 साल का गुजर गया, हमारे आज 60 दिन हुए हैं। हम इनको आज भी कहते हैं कि आइए हम बैठते हैं इसके ऊपर और गुफ्तगू करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये बात आए कि किसी के ऊपर हाथ डाला जाए और वो आके असेंबली में शोर शार करे और धमकाए और जो है वो ये करने की कोशिश करे कि इस धमकाने की वजह से हम जो है इस अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाएंगे या कोई इदारे को जोर से पीछे हटाया जा रहा है, अच्छा, तो वहाँ हम इनका साथ नहीं देंगे। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एहतसाब की, मगर हम बात कर रहे हैं एहतसाब की मेयार की। फरतुल्लाह बाबर साहब, जिस तरह मोहसिन अजीज साहब ने कहा और फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि देखिए अगर आप तरमीम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी लॉ में तो अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और तरमीम करे, मगर आपने बताया कि एक ज़माने में अपोजिशन भी इकट्ठी थी, यानी आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इकट्ठे थे, मगर कुछ ऐसे अनासर थे जो नहीं चाहते थे कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। तो अब ये जो आपको दावत दे रहे हैं, तो ये क्या सोच के आपको दावत
दावत दे रहे हैं, क्या वो अनासर अभी भी इतने बाअसर हैं कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आप समझते हैं कि अब एहतसाब जो है अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है क्योंकि उसका प्रोसेस शुरू हो गया है? दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहसिन नज़ीर साहब ने कहा कि उसमें पीटीआई का एक मेंबर था उस कमेटी में। नहीं, पीटीआई के 2 मेंबर थे, पीपीपी के भी 2 मेंबर थे और हम अपोजिशन में थे। हमको तो ज़्यादा था कि हम ये करते और पीएमएलएन भी पीछे हट गई, तो उस बात को अब रहने देना। अगर फवाद चौधरी साहब अब ये कहते हैं कि आओ बात करते हैं, वेलकम, लेकिन मोहसिन नज़ीर साहब सिर्फ ये बता दें कि क्या वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब जजेस और जर्नल साहिबान भी शामिल हैं, क्या वो उस पर इत्तेफाक करेंगे या नहीं? एंड सेकेंडली, आपने पूछा कि वो अनासर क्या ताकतवर हैं जिन्होंने पहले रोका था। मैं समझता हूँ कि वो ताकतवर थे और वक्त गुजरने के साथ साथ वो मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं और यही पाकिस्तान का अलमिया है। और देखिए मुनीज़, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ओहदेदार भी हूँ और मैंने ये चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं। मैंने ये चीज़ें डिफेंस कमेटी ऑफ द सेनेट में देखी हैं, मैंने ये चीज़ें ह्यूमन राइट्स कमेटी में देखी हैं और मैंने ये चीज़ें कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखी हैं। और मैं आपकी वसातत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ कि वो कौन है जो दबाव डालते हो, मेरे पास सबूत है। जब अगर वो इनकार कर दे तो सबूत पेश कर दूंगा। द एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके पीछे है, वो नहीं करने देती। और एक डिफेक्टो रियासत है जो डिज्योर रियासत पर हावी है। डिज्योर रियासत पार्लिमान है, सुप्रीम कोर्ट है, इंतज़ामिया है, ये सारा है, लेकिन इससे बाला एक डिफेक्टो रियासत है। और मैं आपको साबित कर दूंगा किसी वक्त अगर कोई इसको इनकार करे, आई विल प्रोड्यूस देम द एविडेंस कि डिफेक्टो स्टेट जो है वो इसके पीछे। जब तक पहला कदम ये होना चाहिए कि आप डिफेक्टो स्टेट का इकरार करो। अगर आप इकरार ही नहीं करते हो कि हाँ नहीं डिफेक्टो स्टेट कोई नहीं है, तो याद रखो आप इस इशू को एड्रेस कर ही नहीं सकते हो। पहला कदम, एडमिट दैट देयर इज ए डिफेक्टो स्टेट इन द कंट्री which is overpowering। मगर बाबा साहब कत्ता कलामी माफ, आपकी अपनी पार्टी में लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। ये आपने दुरुस्त कहा। तो मुझे अपनी पार्टी में जबकि हमारा मंशूर भी था, जबकि चार्टर डेमोक्रेसी भी, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाई आई एम स्पीकिंग सो पैशनेटली। इसलिए कि मेरी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो भी नहीं कर सकती, न कर सकी अपने मंशूर में रखने के बावजूद, तो कोई चीज़ तो होगी ना। देयर मस्ट बी सम रीज़न। दैट इज़ वाई आई से कि एक डिफेक्टो स्टेट है। खुदा के लिए ये कान खोल के सुन ले, एक डिफेक्टो रियासत है जो डिज्योर रियासत के ऊपर हावी है और मंडला रही है। और जब तक आप इस डिफरेंस को ख़त्म नहीं करोगे और डिज्योर रियासत को इख्तियार नहीं दोगे, और उसको इख्तियार देने का पहला कदम यह है कि आप इकरार करो बरमला कि देयर इज़ ए डिज्योर स्टेट, देयर इज़ ए डिफेक्टो स्टेट, एंड देन लेट अस टॉक। शायद फिर हम एड्रेस कर सकें। मगर सेनेटर अब्बासी साहब, हमने देखा है कि आपके जो लीडरान हैं जब मुश्किल में भी होते हैं तब भी इस बात को एडमिट करने से कतराते हैं। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि आने वाले दिनों के अंदर क्या क्लैरिटी आएगी सियासी जमातों में, और अगर वाकई में है तो इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगी? उनके मुझे मैं तो ये बात समझता हूँ और मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि जो पार्लिमान में मुंतखब होकर लोग जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, जो सेनेट में बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनका काम है कानून साजी करना, जो समझते हैं कि ये कानून बहुत ज़रूरी है और इस कानून में तरमीम ज़रूरी है, जो समझते हैं कि इससे एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इससे लोगों की लॉयल्टी चेंज कराई जाएगी, इससे लोग बिलीव करते हैं कि ये ला जो है ये किसी और मकासद के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एहतसाब के लिए नहीं हो सकता। वो अगर किसी के कहने पर, जो मुझे कोई पता नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं डिफेंस में भी बाबर साहब के साथ रहा, मैं इस कमेटी का मैं हर रोज़ ये बात उठाता हूँ। मैं आज जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी की मीटिंग करके आ रहा हूँ, कुछ बातें तो शायद इन कैमरा में नहीं बता सकता। मैं इससे 2 कदम आगे गया हूँ। मैंने कहा कि पार्लियामान में बैठी हुई जमातें अपने अंदर वजन डालें, ये फैसले हमने करने, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सियासत जमातें जो हैं या सियासी या पार्लियामान बैठी हुई लोगों की तरफ देखे और पूछ के फैसले करे और इस बुनियाद पर फैसले करे कि मैंने फैसला किया है, कोई खुश होगा कोई खफा होगा, फिर ये पार्लियामान काम नहीं कर सकती। मत किसी को इल्ज़ाम दें। हमें कोई आगे कोई पार्लियामेंट में बैठ के रोक सकता है? किसी ने हमें आगे रोका है कि आज ये आपने कानून बनाया तो आपके साथ ये अशर होगा?
हमने अगर अपने आप को खुद कमज़ोर किया हुआ है, अगर सियासी जमातें किसी खौफ के अंदर वैसे काम करती हैं, वैसे उनका कोई खौफ है, तो वो खौफ उनका कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन इस लेजिस्लेशन को कोई रोक नहीं सकता था, इसको कोई आदमी जो है दरमियान में आ सकता था। बासी साहब, कभी आपस में आप लोगों ने बात की होगी कि खौफ क्यों है? चूंकि आम लोग ये कहते हैं और खान साहब की पार्टी ये कहती है चूंकि अपने दामन साफ नहीं इसलिए खौफ होगा। चूंकि आपके बारे में, और मैं आपकी बात नहीं कर रही, मगर आपकी पार्टी के अंदर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने करप्शन की है और वो फिर उनके खिलाफ केसेस खुलते हैं, तो इसी वजह से शायद लोग, सियासतदानों के अंदर खौफ है, कम अज कम लोग ये कहते हैं। देखिए, मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कोई खौफ है, इसलिए कि हमारी लीडरशिप आज मुकाबला कर रही है। आपने कल शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुनी है, हम 3 अदारों का आज मुकाबला कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब ने खुल के बात की है। तारीख में मुझे कोई लीडर बताएं जिसने खुल के बातें सामने रखी हों और एक पूरी कंपेन की है। हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ज़रूर हम करते हैं, वो एक सियासी मामला है, वो सियासी तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन पार्लियामान के अंदर जो जमातें बैठी हुई हैं, अगर उन्हें समझती हैं कि कोई कानून जो है ये ठीक नहीं और इसे ठीक करना है, अगर वो समझती हैं कि कोई आइन की आर्टिकल है जो ठीक नहीं है इसे ठीक करना है, अगर वो समझती है कि कोई नया कानून लाना है, इस कानून में तरमीम करनी है, उनको किसी भी दबाव के नीचे नहीं आना चाहिए और ना किसी दबाव के नीचे आकर काम करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़मीर के मुताबिक काम करना चाहिए। वरना ये जो हमेशा हम कहते हैं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट सबसे बड़ा सुप्रीम अदारा हो, पार्लियामेंट के से अंदर ये सारे बाकी अदारे जन्म लेते हैं, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पार्लियामान के लोग बैठे हुए अपना अख्तियार खुद इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो खुद नहीं इस्तेमाल करते, ये 10 साल हम इस लॉ को रिविजिट नहीं कर सके, ये हमारी कमज़ोरियाँ थी, हमारी कमज़ोरियों की वजह से हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर ये इल्ज़ाम भी हम सबको लेना पड़ेगा और ये खता और ये कसूर भी हमारा है। मोहसिन अजीज साहब, जावेद अब्बासी साहब ने तो ये इल्ज़ाम ले लिया, मगर आपकी पार्टी से बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें लगी हुई हैं। आप तो साफ शफाफ के नारे के ऊपर आए हैं, मगर फिर बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे जो लीगल कम्युनिटी है, वो ये पूछते हैं कि एहतसाब किसका। चूँकि मैं आपको बताऊँ 2016 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जमा हुआ है जस्टिस मोहम्मद फ़ारूक इरफान खान का, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और उनका नाम भी पैनमा की जो लिस्ट है उसके अंदर आया था, मगर अब तक उसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या एहतसाब के दायरे में सिर्फ वही सियासतदान आएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे? देखिए, बात फिर वहीं से शुरू होती है कि अगर ये बता रहे हैं कि एक डिफेक्टो रियासत है, यहाँ पे एक स्टेट विद इन द स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो देखिए इस वक्त हम पे जो ये बोझ डाल रहे हैं, हम वो बोझ उठाने को भी तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये उसके ज़िम्मेदार हैं कि अगर ये स्टेट के अंदर थे और ये स्टेट विद इन द स्टेट थे, तो बात ये है कि इनका ये पूछना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी सम स्केलेटन इन देयर कबर्ड्स, जो जिस वजह से फिर वो स्केलेटन को छुपाने की गरज से फिर ये जो है आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब जिसका आदमी के स्केलेटन होंगे कबर्ड्स में, और जो कि उन्हीं के मशावरत के साथ, उन्हीं के कंधों पे जो है ना कदम रख के ये पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, चाहे वो जो भी तरीका होता है, बिफोर, पोस्ट या प्री इलेक्शन के, तो वो तो ये बातें नहीं कर सकते। और यहाँ पे सिलसिला आपको मालूम ही है कि ये गिव एंड टेक की वजह से ये बहुत सारे मसाइल जो है इन्होंने जन्म लिए, और गिव एंड टेक जिसको उर्दू में हम मुकमका कहते हैं, उसकी वजह से ये सिलसिला चलता रहा। अब देखिए, ये सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है कि किसने इसमें क्या हिस्सा डाला और हमारा इसमें हिस्सा अभी तक क्या है। तो आप इससे एग्री करेंगी इस वक्त हमारा हिस्सा इसमें सबसे मिनिमल होगा, क्योंकि हम हुकूमत में ना रहे हैं, ना हमारे पास कोई इख्तियार रहा है। अब बात यह है कि देखिए, हम बोझ भी अपने ऊपर डालने को तैयार हैं, लेकिन ये फिर वही बात आती है कि इसमें बैठिए और बैठ के इसमें बात करते हैं कि कौन सा इदारा है। देखिए, पनामा की यहाँ बात हुई, तो पनामा का तो ये जिस तरीके से ये सिलसिला चला, जिस तरीके से पीटीआई ने जोर लगाया, और हम तो उस वक्त भी कहते रहे कि जितने नाम भी आए हैं पनामा में, उन सब की तो जो है ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्यों 2.5 साल ये उसके ऊपर बैठे रहे और नहीं हुई? नहीं, देखिए, वो तो एफबीआई आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है ना। आप एहतसाब उसका कैसे करेंगे जब आपको इख्तियार ही नहीं उसका एहतसाब करने का? और आप जा सकते हैं, आप तो खुद जा सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर।
पिटिशन लेके? देखिए एफबीआर जो है, जहां तक इनकम स्टेटमेंट की बात है, एफबीआर कैन ऑलवेज ओपन अ केस कि भाई जिसकी आदमी के इनकम स्टेटमेंट जो आ जाती है और उसका एक निकल आए कि एक उसकी प्रॉपर्टी चाहे मुल्क में हो कि बैरून मुल्क हो, वो तो ये एक्शन ले सकती है ना। तो इसमें जो वो बात है, इसमें क्यों ये ऐसे हुआ कि एफबीआर को 400 आदमी को इन्वेस्टिगेट करने से किसने रोका? हमने तो कम से कम आते साथ ये कहा है और एफबीआर को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि ये जो है जो पनामा के जितने नाम आए थे उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको ओपन करें। जो बिजनेसमैन है कि अब देखिए जब हाथ डालते हैं एफबीआर तो में फिर कोई ना कोई मसला है कि वो कई लोगों की ज्यादा करती है, कई लोगों की कम, और उन्हीं की करती है जो अपोजिशन में होते हैं, या उनकी करती है जो लोग। जी जावेद साहब, तो ये मोहसिन साहब से बिल्कुल उम्मीद ना रखें, इस हुकूमत से बिल्कुल उम्मीद ना रखें। ये जो अभी है ये एहतसाब, ये जो अभी है, ये अभी पीटीआई और एहतसाब का मिला जुला नेक्सस है। ये दोनों मिले हुए हैं। एहतसाब ने इनकी मदद किया इनको इलेक्शन जिताने में, वो अभी भी इनकी मदद करे, ये उनकी पैदावार है। आप हम इनसे भी अगर तवक्को करें, ये तो उस वक्त खड़े हुए जब ये हुकूमत में नहीं थे, इनके कमेटी के मेंबर आए, वो बैकआउट कर गए। इल्जाम लगाना बहुत आसान बात है, इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। बात यह है कि ये जो एहतसाब का बंदा है, जो एहतसाब के बड़े हैं, एहतसाब का डिप्टी है, ये जो भी है, हमने तो उसमें तो हमारी उसमें गुफ्तगू ही नहीं है। वही जिस तरह से कल भी कहा गया, हमने तो अभी तक चपड़ासी भी नहीं लगाया। ये तो वही आदमी हैं जो कि आपके पास आए हैं, जिनके आप दोनों ने मिलकर रखे हैं, और रखने के बाद मुझे आप ये बताइए सवाल का जवाब इस आर्गुमेंट में वजन तो है जी। ये तो एक इल्जाम है। देखिए जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, मैं अब क्या यहाँ पे बात खुल के करूँ कि यही वो लोग थे जो कि बैक डोर से गवर्नर हाउस में भी जाते थे और जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाते थे और COS के दफ्तर में भी जाते थे। ये बातें जब ये करते हैं तो ये बातें तो बहुत पिंडोरा खुलता है। मुझे आपसे इत्तेफाक है कि आप कहते हैं कि हमको एक सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। दो सेल्फ एनालिसिस करने, आप भी करें हम भी करें, और वो ये है कि सियासतदानों के कबर्ड्स में स्केलेटन्स हैं, नंबर एक, और नंबर दो, सियासतदान खुद अंपायर को उंगली खड़ा करने के लिए आवाज देते हैं। तो अगर सियासतदान अंपायर को उंगली उठाने का न कहें और हमारे सियासतदानों में खुद मेरे कबर्ड में स्केलेटन्स ना हो, तो मैं बताऊं आपको डिफेक्टो स्टेट कहीं रह नहीं सकती। इट विल वैनिश। ठीक बात। ये वैनिश इसलिए नहीं हो रही बिल्कुल सही कि मैं उनसे कहता हूं इधर आओ अंपायर साहब उंगली खड़ी करो, तो वो कैसे वैनिश होगी, और खुद मेरे स्केलेटन्स हो कबर्ड में कैसे खत्म होगी। तो लेट अस एग्री ऑन वन थिंग मोहसिन साहब कि आप ऐसा करें, आज आप ये कह दें कि हम भी उंगली नहीं उठाएंगे अंपायर के लिए, और हम भी जो हैं तो अपने स्केलेटन नहीं रखेंगे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड कानून बनाएंगे, सबके लिए होगा। हर वो शख्स जो सरकार से तनख्वाह लेता है, सरकार से तनख्वाह लेता है, खा वो मोहतरम जज हो, खा वो मोहतरम जर्नल हो, उसको एहतसाब के कदर लाना होगा। एक इसमें मैं जुमला कह दूंगा, अगर ये काम इन्होंने किया तो ये कहीं पार्टी से निकलना जाए। देखिए बात यह है कि एम्पायर की उंगली तो एक जलसे की बात है, उसको कितनी रिपीट करेंगे आप लोग। एक एम्पायर की उंगली है, एक मिसाल के तौर पे एक बात की गई है, उस एम्पायर की उंगली को आप बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। हालांकि जलसे में खड़े होकर लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, कोई गिरबान में हाथ डाल के बात करता है, कोई पेट में हाथ डाल के बात करता है, मुख्तलिफ बातें करते हैं कि मैं अंतड़ियों से पैसे निकाल लूँगा, मैं गले में डालूंगा, मैं लटका लूँगा। बात यह है कि ये जो एहतसाब की बात है वो अलग है, जो जलसे की जुलूस की बात है वो अलग है। लेकिन ये आपको हमने ऑफर भी की है, दोबारा भी कहते हैं कि आइए बैठिए, हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, सही सिमत पर ले जाना चाहते हैं। और सही सिमत ये है कि हर इदारा जो है वो अपना काम करे और खुशी से काम करे। अच्छा, मगर लेते हैं इधर छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एहतसाब की। हमारे साथ हैं सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। बाबर साहब, ये बताइए कि हाल ही में विमेन एक्शन फोरम ने एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ। उसके अंदर आपने भी दस्तखत किए हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस थी या इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और दूसरी तरफ आप इस रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कि माजी में भी एक रेफरेंस फाइल हुआ था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, और वो मुशर्रफ साहब ने फाइल किया था, फिर वही केस गया था जस्टिस रमदे के के पास और उन्होंने इसको खारिज कर दिया था इस केस को, और कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चीफ हैं वो खुद चीफ जस्टिस हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। मुझे भी अपना सिविल सोसाइटी ने, वुमेन एक्शन फोरम ने एक रेफरेंस दायर किया है, मैंने भी उस पर दस्तखत किए हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और अब ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया है। मैं उस पर कोई रायज़नी नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। लेकिन हाँ, इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि ये जो वुमेन एक्शन फोरम की जो पिटीशन है ऑनरेबल CJ के बारे में, मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ कि हाँ, ये रेफरेंस दायर करना चाहिए था। मैं भी उसका हिस्सा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मुझे इस पर कोई रायज़नी नहीं करना चाहता। लेट द लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ जस्टिस जो है, लेट इट टेक इट्स ओन कोर्स। इसका जो भी नतीजा हो वो कतई नज़र उसके हमने चूँकि दाखिल कर दिया है, तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं टेलीविज़न चैनल पर उसकी जुज़ियात की बात करूँ या उसके प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ। ठीक। सेनेटर अब्बासी साहब, चूंकि आप वकील हैं, आप इस बात को समझेंगे, और बहुत सारे वकील ये कहते हैं कि ये क्या वजह है कि सियासतदानों ने कभी जजेस की तकरीर की तरफ जो है वो तवज्जो डाली ही नहीं। इस वक्त जो एक फॉर्मूला है उनकी तकरीर का, बहुत सारे वकला कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, और इसके अंदर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है। मुझे मालूम है कि एक ज़माने में बात हुई थी कि इसके ऊपर भी आप तरमीम करेंगे ताकि आप जो जस्टिस की क्वालिटी है उसको आप बेहतर कर सकें, उसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस हो। क्या वजह है कि आपकी पार्टी वो भी ना कर पाई? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 18 अमेंडमेंट से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका एक मुख्तलिफ था। 18 अमेंडमेंट में एक नया तरीका डाल दिया गया था, उसमें एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था और उसके ऊपर ओवरसाइट के लिए या स्क्रूटनी के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जो जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसको कहते थे, जिसकी आज भी एक मीटिंग हुई है, जिसका मैं भी पिछले कुछ अर्से से मेम्बर चला आ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ 4 या 5 ऐसे केसेस थे जिन जजेस साहिबान का पार्लियामेंट्री कमेटी ने समझा कि उनकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी, उन्होंने वापस भेजा। जब तो बदकिस्मती हुई है कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन को आगे रख कर जो है वो स्टे लिया गया, उन जजेस को बाद में रख लिया गया, उनमें से एक को तो बाद में कंफर्म नहीं किया। बाकी जो आज तक वो जजेस बैठे हुए हैं, मेरी नज़र में वो आइन के मुताबिक अपॉइंटमेंट उनकी ठीक नहीं हुई है। जिस लॉ की तरफ आपने कहा था उसके लिए बिल्कुल हमने वो लॉ ड्राफ्ट किया था। फारूक नाइक साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने बड़ा अच्छा लॉ, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। बदकिस्मती यही थी कि बिल्कुल जब सारी जमातें वहाँ बैठी, जमातों सबको इन्वोट किया गया तो सारी जमातें पीछे हट गई थी। जिस तरह वो लॉ नैब के लॉ में पीछे हट गई हैं, हम आज भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी आज भी ख्वाहिश है कि देखें इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस साहिबान का इंतखाब हो रहा है या उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा उसे मुतात होना चाहिए, सही लोग आने चाहिए, सही लोग लगने चाहिए। उसमें हमें अपनी ख्वाहिश कोई नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी को मजबूत बनाने के लिए मुझे ये जो अदलिया है, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि ये जो मौजूदा तरीक़ेकार है मेरी नज़र में ये दुरुस्त नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल हम सब मानते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, नॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें मुअत्तल हो गई है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर का जो दफ्तर है वो भी महज पोस्ट ऑफिस है। तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं है कि CJ साहब जो हैं तमाम जजों की तकरीर करते हैं। मुझे जो एतराज़ है वो ये है कि जब एक फ़र्द वाहिद या सिर्फ जज साहिबान जजों की तकरीर करते हैं तो एक यूनिफॉर्म मोनोलिथिक जुडिशरी वजूद में आती है, और जब तमाम इदारे शामिल हों और वो फैसला करें तो फिर डाइवर्सिटी आती है। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ जजेस,
दे आर मैन एंड वुमेन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी। लेकिन जब एक शख्स तकर्री करता है तो फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जो मोनोलिथिक होता है, और ग्लोरी ऑफ द जुडिशरी जो है वो लाई करती है डाइवर्सिटी में। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस को, ये जो मौजूदा प्रोसेस है जिस पर बार काउंसिल ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया है, जिस पे पार्लिमान खुद उसे मुअत्तल हो गई, मैं इंतहाई अदब के साथ मोहतरम अदलिया से भी गुजारिश करूँगा कि इसको रिविज़िट किया जाए। ग्लोरी इस जुडिशरी की ये है कि उसके अंदर डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी उस वक्त होगी जब पार्लिमान का भी रोल होगा, बार काउंसिल का भी रोल होगा, बार एसोसिएशन का भी रोल होगा, ऐवान सदर का भी होगा, वज़ीर आज़म का भी होगा, और मोहतरम जज साहिबान का भी होगा। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, सेनेटर अब्बासी साहब, सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आपने गुफ्तगू की है, मुझे यकीन है कि इसके अंदर बहुत वज़न है, बड़ी हमने इन डेप्थ गुफ्तगू की है, और मेरा ख्याल है कि हम सब कम अज़ कम इस बात पे तो आमादा हैं और अग्री करते हैं कि अगर एहतसाब होना चाहिए तो मेयार का एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।